नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं हमारा विशेष शो जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान की बात रचना के साथ। दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति सचमुच सनातन है और वो सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोगों को एक साथ लाने की ताकत रखती है। हमारा मूल मंत्र ही है वसुधैव कुटुंबकम, और जब पूरी वसुधा साथ में आती है तो सुधार होता है और व्यक्ति कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो इससे पहले कि हम अपने शो में आगे बढ़ें, मैं स्वरचित कुछ पंक्तियां पढ़ देती हूँ। घर छोड़ आए हम अपना, घर छोड़ आए हम अपना, फिर भी हमें ये गुमान है। घर छोड़ आए हम अपना, फिर भी हमें ये गुमान है। मेरा देश संभाल लेगा मुझे, मेरे देश मेरी शान है। घर छोड़ आए हम अपना, फिर भी हमें ये गुमान है। मेरा देश संभाल लेगा मुझे, मेरा देश मेरी शान है। अनाथ था स्वनाथ हूँ, अनाथ था स्वनाथ हूँ, कोई डर नहीं तेरे हाथ हूँ। अनाथ था स्वनाथ हूँ, कोई डर नहीं तेरे हाथ हूँ। कोई आँच अब छुए नहीं, मेरे देश जब तक राम है। तो दोस्तों, इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ आज के हमारे विशेष अतिथि हैं जिनका नाम है श्री प्रशांत दामोदर हरतालकर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। प्रशांत जी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक तो हैं ही, इसके साथ साथ उन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत सारी पहल करी हैं। उनमें से कुछ मैं आपको गिना देती हूँ, जैसे कि स्वनाथ परिषद के जरिए उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए बहुत काम किया। वसुधा वुडलेस डिस्क्रिमिनेशन फाउंडेशन के द्वारा उन्होंने इको फ्रेंडली अंतिम संस्कार में पहल करी। इसके साथ साथ ग्राम जोड़ो अभियान में उन्होंने ग्रामों को जोड़ने की पहल करी। इसके साथ साथ 18 वर्ष के ऊपर के अनाथ बच्चों के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग की व्यवस्था करी। आपने महिला या फिर मैं कहूँ कि मातृत्व शक्ति का समाज में क्या सहयोग है इस पर प्रकाश डाला, और साथ साथ पाकिस्तान से आए हुए हिंदू विस्थापितों को वापस से उनकी पहचान दिलाई। तो मैंने कुछ ही बातें यहाँ पर आपका कवर करी हैं जो सर समाज सुधार के बारे में काम कर रहे हैं। और इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, हम देख लेते हैं प्रशांत जी पर एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के अकोला से निकलकर राष्ट्र सेवा की राह पर चलने वाले प्रशांत दामोदर हरतालकर विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। बीई इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1986 में अपना जीवन समाज और राष्ट्र को समर्पित किया। पिछले 40 सालों से प्रशांत हरतालकर आरएसएस के प्रचारक हैं और 1997 से विश्व हिंदू परिषद में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। 2011 से 2022 तक हरतालकर जी ने विश्व हिंदू परिषद के विश्व विभाग के प्रमुख के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने 120 देशों का प्रवास कर भारतीय संस्कृति और सनातन विचार को वैश्विक मंचों तक पहुंचाया। विदेशों में बसे हिंदू समाज को जोड़ने और शरणार्थियों की समस्याओं को उठाने में उनका योगदान काफी सराहनीय रहा। उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के पुनर्वास की आवाज बुलंद की और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष किया। प्रशांत हरतालकर का योगदान केवल संगठनात्मक कार्यों तक ही नहीं है, बल्कि सामाजिक अभियानों में भी उनका गहरा योगदान है। स्वनाथ परिषद के जरिए उन्होंने अनाथ बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का आंदोलन शुरू किया। उनका मानना है कि कोई भी बच्चा अनाथ नहीं बल्कि स्वनाथ है, यानी स्वयं अपना नाथ है। वसुधा वुडलेस डिस्क्रिमिनेशन फाउंडेशन के जरिए प्रशांत हरतालकर ने पर्यावरण अनुकूल अंतिम संस्कार की अनोखी पहल की। परंपराओं से जुड़ी इसी प्रक्रिया में बदलाव लाना आसान नहीं था, लेकिन हरतालकर जी ने समाज को समझाया कि संस्कारों का सार पर्यावरण की रक्षा में भी निहित है। ग्राम जोड़ो अभियान से उन्होंने ग्रामीण समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया और विश्व मांगल्य सभा के राष्ट्रीय मार्गदर्शक के रूप में मातृशक्ति और संस्कार जागरण का कार्य किया। वर्तमान में नागपुर को अपना केंद्र बनाकर प्रशांत हरतालकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सक्रिय हैं। संगठनात्मक जिम्मेदारियों के साथ साथ वे समाज सुधार की हर पहल में अग्रणी बने हुए हैं। उनका जीवन संदेश है सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण। सर, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो। नमस्कार। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और कैसे आपने क्या क्या पढ़ाई करी और कैसे आप समाज सुधार के क्षेत्र में आगे बढ़े? मेरा जन्म महाराष्ट्र में अकोला जिले में हुआ, अकोला शहर में जी। और बस सामान्य जैसे बालकों का होता है वैसा ही मेरा जीवन है। जी। और
मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया जी और इंजीनियरिंग करने के बाद मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक इस नाते से जी 1985 से काम करने लगा। जी बचपन से संघ में जाता था तो स्वाभाविक दृष्टि से संघ के संस्कार जी वो बचपन से ही हुए। सभी प्रचारकों का जीवन बहुत निकट से देखा, अनुभव किया, जी तो ऐसे लगता था कि इनका जैसे जीवन है क्या वैसे मैं जी सकूंगा, जी मेरा भी जीवन देश के काम में कहीं आ सकता है बिल्कुल तो उसमें मैं धन्यता मानूंगा। जी ऐसा मन में विचार आता था और मैं प्रचारक बन गया। ओके। तो तब से लेकर आज तक तो अभी संघ का प्रचारक हूँ। तो आपने जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करी है, जैसा कि मुझे पता है, तो आपने अपने उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के बजाय आपने समाज सुधार का जो रास्ता था वो आपने चुना और तब से आप इसी में सेवा, देश की सेवा कर रहे हैं। जी, तो आपने ये सेवा करते करते करीब 120 देशों की यात्रा करी है। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि हाँ, विश्व में हमारी जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, उसको किस तरह से देखा जाता है, या वहाँ जाके जब आप भारतीय लोगों से मिलते हैं तो उनकी क्या विचार होते हैं या उनकी क्या भावनाएं होती हैं भारत के प्रति? विश्व में भारत के प्रति तो बहुत उच्च भावना है। जी भारत के प्रति आकर्षण भी बहुत है। जी जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं जी कि एक बार ऐसे ही हम काबुल में बैठे थे, होटल में चाय पी रहे थे, जी तो अफगान भाषा तो मुझे आती नहीं। बगल के टेबल पर दो युवक बातें कर रहे थे जो मुझे सुनाई दे रहे थे। जी तो उसमें 2-3 बार भारत का नाम आया, ओके मुंबई का नाम आया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जी मैं जिनके साथ चाय पी रहा था वो भारतीय थी। ओके तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या कह रहे हैं, इनके भारत का नाम क्यों आ रहा है, जी मुंबई ऐसा शब्द प्रयोग इन्होंने क्यों किया। तो उन्होंने तब कहा कि अफगान में एक फ्रेज है अच्छा कि यदि किसी को कुछ आगे बढ़ना है तो वो कहता है कि मैं भारत की दिशा की ओर जा रहा हूँ। अच्छा ऐसे एक फ्रेज अफगानी भाषा में है। अच्छा और व्यवसाय करना है तो मुझे मुंबई तक व्यवसाय करना है। अच्छा तो ये बताता है कि उनको भारत के बारे में कितना उनके मन में प्रेम है या जी। भारत को वो किस प्रकार से देखते हैं, तो भारत को, मुंबई को एक लैंडमार्क की तरह वो देख रहे हैं। लैंडमार्क की तरफ देखते हैं। जी जी। तो जैसे कि आपने देश विदेश की यात्राएं करी हैं और किस तरह से आप हमें बताएं कि विश्व हिंदू परिषद की जो भूमिका है वो विश्व के स्तर पर कैसे रही है? ऐसा यदि मोटे तौर पर देखा जाए जी तो अभी हमारे विश्व की जनसंख्या जी 750 करोड़ है। इस 750 करोड़ के में लगभग, जी मैं अभी एकदम एग्जैक्टली तो कोई बता नहीं सकता है, जी मगर हम मान के चले कि 750 करोड़ जनसंख्या है। जी इस 750 जनसंख्या में जो पॉपुलेशन डिफरेंस ये है, डिफरेंसेस वो किस प्रकार से है, जी उसको कैसे डिस्टिंग्विश करें, तो उसमें लगभग 250 करोड़ ईसाई है, ओके 180 करोड़ तक मुसलमान है ओके और पूरे 130 से 140 करोड़, यदि चाइना यदि डिक्लेयर करे कि हम बौद्ध है तो फिर ये संख्या 140 से 160 करोड़ जाती है। जी तो ऐसे 140 से 160 करोड़ बौद्ध है। तो हिंदू कितने हैं? तो ऐसे देखा जाए तो पूरे भारत का भी हिंदू समाज और विश्व का हिंदू समाज देखें जी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 105 से 110 करोड़ है। ओके माने हर 7 व्यक्ति के पीछे एक हिंदू है। ओके ये हमारी आज की पॉपुलेशन वाइज हमारी ताकत है। जी अब विश्व में कभी भी जो भी काम होगा वो तो मेजॉरिटी के आधार पर होगा। बिल्कुल तो हिंदू फिलॉसफी मानने वाले या ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले ऐसे लोग तो अभी 105-110 करोड़ इतने ही हैं। जी मगर देश में बौद्ध तो यहाँ से निकले हुए हैं, बिल्कुल ये कोई अलग विचार नहीं है। तो विश्व में 23 से 24 बौद्ध देश है। जी तो ये सारे बौद्ध देशों को जिनकी ट्रेडिशन, जिनकी रिचुअल्स, जिनकी रहन सहन पूरे भारत के साथ मेल खाने वाली है, बिल्कुल उसमें कोई अंतर नहीं है। जी तो उनको जोड़ने का प्रयास ओह हम विश्व हिंदू परिषद के द्वारा करते थे। अच्छा भारत में विश्व में 140 करोड़ लगभग हाँ 140 करोड़ एंशिएंट पीपल है, अच्छा जिसको इंडिजिनस पीपल के नाम से भी जाना जाता है, ओके जो बिफोर क्राइस्ट या बिफोर पैगंबर वो थे और आज भी है। जी
ठीक है, जैसे ईरान इराक में एजदी कम्युनिटी रहती है। ओके। ये एजदी कम्युनिटी अभी तो बहुत कम है, 27 लाख पूरे विश्व में है। ये बगदाद के ऊपर जो सुलेमान माउंटेन्स है वहाँ नीचे रहते हैं। जी। उनका अभी कुछ 6000 प्लस ऐसा साल चल रहा है। उनका काउंटिंग, ईयर काउंटिंग अच्छा। 6000 प्लस है। ओके। मगर उनके ट्रेडिशंस, उनकी सभी बातें यह भारत के समान है। ओके। उनमें भी मूर्ति पूजा है, जी। वो भी वर्ष प्रतिपदा गुड़ी पाड़वा का उत्सव मनाते हैं, वो भी हमारे गणेश जी की पूजा करते हैं, वो भी नाग तो देवता की पूजा बेसिकली जो करते हैं। विश्व हिंदू परिषद है वो ऐसे लोगों को मिलाने की कोशिश ऐसे कर रहा है। 140 करोड़ एंशिएंट लोगों को जोड़ना, जी। ये भी हमारा काम है। ओके। तो आप देख सकते हैं ये 140 करोड़, जी। बौद्ध 160 करोड़ और 110 करोड़ हमारे के लोग, जी। तो 7 से 50 करोड़ में हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि आप हिंदुओं को या फिर हमारे से जो विचार मेल रखते हैं उनको आप संगठित करने में लगे हुए हैं, तो इसमें जो बड़ी चुनौतियां हैं उनमें से कुछ चुनौतियों के बारे में बताइए कि क्या कठिनाइयां आती हैं ऐसा कुछ करने में। जैसे चुनौतियां में देखा जाए तो हिंदू 5 प्रकार के विश्व में है। जी। हम उन सब की तरफ देखते हैं, सबकी चुनौतियां अलग अलग है। अच्छा। जैसे मैंने कहा कि एंशिएंट पीपल, जी। उनकी चुनौतियां अलग है। वो बहुत दिनों से उधर उस भूमि में रहते हैं, तो उनके सामने प्रॉब्लम्स और उनका लाइफस्टाइल सब अलग है। जी। इसलिए उनको अलग ढंग से देखा जाना चाहिए। देखते हैं तो ये जो एंशिएंट पीपल है वो अलग है। ओके। फिर दूसरा हिंदू है, वो है एनआरआई हिंदू, जी। जो यहाँ से विदेश में गया और विदेश में जाकर रहने लगा। इसमें सबसे पहले इंस्पिरेशन उनका जाने का तो पैसा कमाना यही था, बिल्कुल। और वहाँ ज़्यादा स्कोप है, करियर ओरिएंटेड थे, बिल्कुल। वो वहाँ जाकर रहे। तो इनके प्रॉब्लम्स अलग है। ओके। अब उनमें भी जो जिसको कहते थे ABCD, जैसे अमेरिका के रूप में अमेरिकन बॉर्न देसी क्रिश्चियंस, जी। तो देसी चाइल्ड ऐसे कहा जाता था। जी। तो पहली पीढ़ी थी उनका भारत का संबंध था। अभी तो वहाँ जो है वो इंडियंस है मगर अमेरिकन बॉर्न है, जी। तो स्वाभाविक है उनकी समस्या अलग है। जी। जैसे हम किसी अमेरिकन के घर जाते हैं तो उसका बेटा कहता है कि पिताजी आपके तरफ भारत के आपके दोस्त आए हैं, जी। तो उसके लिए भारत अलग देश हो गया। जी। तो ऐसे लोगों की समस्याएं अलग है। जी। हमारे यहाँ से इंडेंचर लेबर के रूप में गए, वो भी संख्या बहुत बड़ी है, 100-150 करोड़ की संख्या गई थी। तो ये भी लगभग 56 देशों में रही, अफ्रीकन कंट्रीज और कैरिबियन कंट्रीज में। जी। इनकी समस्या अलग है। अब वो कैसे इंडेंचर लेबर के रूप में गए, कैसे वहाँ पर रहे, वे तो सब जीरो थे। मगर अब मॉरिशस में जाओगे तो अभी सब हीरो है। जी। तो ये जीरो टू हीरो कैसे बन गए, तो उनकी समस्या अलग अलग जी। है। जी। तो और अब ये जो नियो हिंदूज आ रहे हैं, ओके। जैसे एस्कॉन है, या अलग अलग लोग जाते हैं। ओके। तो बहुत सारे यूरोप में, रशिया में, अमेरिका में वहाँ के लोग जो भारत के नहीं है लेकिन जो वो भारत भारतीय के नहीं है परंपरा को मगर अपना अभी रहे परंपराएं हैं। अपना रहे हैं, जी। तो ये नियो हिंदूज है। ओके। तो इनकी भी समस्या है और इनके कारण भी समस्या है। अच्छा। तो ऐसे ये बंच ऑफ प्रॉब्लम्स जी। जी। ऐसा है। जी। जी। तो जैसे कि अब हम थोड़ा सा बात करते हैं जो आपका बहुत ही बड़ा जिसमें रोल रहा है, महत्वपूर्ण रोल रहा है कि जो पाकिस्तान से लोग, हिंदू लोग आए थे यहाँ पर, उन पे उनके लिए आपका विशेष जो है वो प्रेम है मैं कहूँगी, या आप उनके लिए ज़्यादा संवेदना रखते हैं। उनके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आपने उनका दर्द देखा और कैसे आपने ये योजना बनाई कि कैसे उनको यहाँ पे स्थापित किया जाए। पाकिस्तान में तो लगभग 6-7 बार मेरा जाना हुआ। जी। मुझे जाने का मौका मिला। वहाँ हिंदू रहता है, तो कितना हिंदू समाज है, कैसे रहता है, ये एक मेरे भी मन में बहुत क्यूरियोसिटी पहले थी। जी। तो वहाँ जाकर मैंने लगभग पूरा पाकिस्तान मैं घुमा हूँ, भ्रमण किया है। अच्छा। मैंने ऑलमोस्ट सभी ज़िले अच्छा। और सभी ज़िलों के सभी हिंदुओं को मैंने देखा है। ओह। तो वहाँ पर तो हिंदू का डिस्क्रिमिनेशन इतना है, बड़ी मात्रा में है। जी। जी। तो देखकर बड़ा दुख होता था। तो कभी लगता था यहाँ को जो भी कोई हिंदू इस नाते से जन्म ले रहा है, वो तो बस जल्दी मरने के लिए जन्म ले रहा है, उसका कोई जीवन वहाँ पर है ही नहीं। जी। जी। तो ऐसा जीवन वो कैसे जिए। जी। फिर मन में आता था हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। वहाँ पर जो ISI का जो पर वहाँ पर
प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, ये बहुत है। वैसे देखा जाए तो जो कॉमन पाकिस्तानी है, सामान्य लेमैन पाकिस्तानी, उसका भारत के प्रति बहुत प्रेम है जी। वो बहुत आस्था रखता है, ओके। भारत आने की इच्छा भी करता है जी। वो ऐसा नहीं है। मगर वो जब किसी से ISI से मिल जाता है या मिलिट्री से मिल जाता है और वहाँ के पॉलिटिकल लोगों से मिल जाता है तो वो बड़ा टॉक्सिक बन जाता है। अच्छा। और हमारे हिंदुओं का जीवन बहुत दर्दनाक जीवन है। ओके। तो ऐसे तो मैं बहुत सारी कहानियां पाकिस्तान की बता सकता हूँ। नहीं, जैसे अब जो मैंने जब आपने इनको स्थापित किया भारत में, जो लोग वहाँ से आए थे, उसके बारे में थोड़ी सी बताइए। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि इन हिंदुओं के लिए हम भारत के लोग क्या कर सकते हैं। जी। वो वहाँ पर तकलीफ में है, परेशानी में, जीवन जीना मुश्किल है, तो उनको भारत ले जाना चाहिए। ओके। पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, महात्मा गांधी होंगे, इंदिरा गांधी होगी, अटल बिहारी वाजपेयी होंगे, जो भी पंतप्रधान हमारे देश में हुए, सब ने यही कहा कि भारत के बाहर जो भी भारतीय समाज रहता है, हिंदू समाज रहता है, वहाँ उनको यदि कोई परेशानी है तो उनको भारत में आना ही चाहिए, भारत उनका स्वागत करेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये महसूस होता है कि कोई हिंदू अगर किसी दूसरे राष्ट्र में परेशान है तो हमें भी लगता है कि हम उससे कनेक्टेड हैं। हाँ, और वो तो काश वो हमारे पास तो होता है ही जी। हम कनेक्टेड है ही। जी। तो ये सब लोगों ने यही कहा है, तो उनको तो रास्ता एक है, मरने के लिए तो छोड़ना नहीं है जी। तो उन्होंने भारत में आना चाहिए। ओके। तब लगभग एक 17,000 हिंदुओं को मैंने भारत में आने के लिए प्रोत्साहित किया जी। और जो भी उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स होती है, उनके लिए 17,000 हिंदुओं का तो गार्डियन मैं ही बना हूँ। मेरी साइन है सबके वीज़ा पर वहाँ तो पर। कैसे हमारी गवर्नमेंट ने इस अप्रोच को जो है वो स्वीकार किया, कैसे वेलकमिंग थे, या आपको कठिनाई का सामना करना पड़ा ऐसे लोगों के लिए? इसको तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। थोड़ा थोड़ा अभी तो ये सरकार ने बहुत बड़ी सहायता उनको दी है जी। मगर जैसे यहाँ पर आते हैं जी। तो यहाँ पर पॉइंट वीज़ा होता है पाकिस्तान के लिए। अच्छा। जैसे ये रेसिप्रोकल होता है। ओके। हम पाकिस्तान में जाते हैं तो पॉइंट वीज़ा माने सिर्फ हम कराची का वीज़ा लेते हैं तो कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ही जा सकते हैं। ओके। बाकी और नहीं जा सकते। तो यहाँ भी पाकिस्तान के जो आते हैं उनको पॉइंट वीज़ा मिलता है। ओके। तो यदि दिल्ली का वीज़ा मिल गया तो वो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन में ही घूम सकेंगे जी। इसके बाहर नहीं जा सकेंगे। उनको वीज़ा मिलता है तो रिलीजियस वीज़ा मिलता है। अच्छा। हरिद्वार जाना है, गंगा जी स्नान करने जाना है। अच्छा। इसके लिए वीज़ा आसानी से मिलता है। जी, जी। दूसरा वीज़ा मिलता है मेडिकल वीज़ा। पाकिस्तान के बहुत सारे पेशेंट्स भारत में आज भी आते हैं। पिछले साल 8 लाख लोग आए थे पाकिस्तान से मेडिकल वीज़ा पर। रिलीजियस वीज़ा पर भी बहुत लोग आते हैं। तो जो आसान तरीका है वो वीज़ा लेकर हम उनको यहाँ पर लाते थे। तो ज़्यादातर आने के 3 स्थान, एक दिल्ली, दूसरा राजस्थान, उसमें भी जोधपुर, जयपुर और हरिद्वार, इनका वीज़ा उनको जल्दी मिलता था। तो वो स्टेशन वहाँ होते थे। फिर वहाँ से हम उनको वहीं पर कैंप्स बनाते थे। जैसे आप दिल्ली में जाए तो अभी 11 कैंप्स ऐसे पाकिस्तानी हिंदुओं के हैं। वहाँ से तो वो सब छोड़कर आए, तो उनको तो यहाँ व्यवस्था करनी चाहिए जी। उनकी जो बोलने की भाषा है वो भी पाकिस्तानी है, उनकी हिंदी भी अलग है। तो उनको पहले यहाँ पर लाना, यहाँ उनको शेल्टर देना, पहले हमने उसके सारी झोपड़ियाँ बनाई थी और सारी सहायता हम उनको करते थे पहले जी। और उनको भाषा भी सिखाते थे जी। इस प्रकार से उनको सेटल करने का प्रयास जी। हमने यहाँ पर किया। फिर मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर आ गए, मोदी जी आ गए पंतप्रधान के रूप में। अमित शाह जी ने उनके लिए बहुत प्रयास किया, दोनों ने भी। अच्छा। और जो नागरिकता मिलने का जो कानून उन्होंने बनाया जी, जी, सीए के बारे में हाँ जी। तो ये उनके लिए सीए का बहुत बड़ी सहायता जी। उन सब के लिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आम जनता है ये सब चीज़ों, इन मुद्दों से कहीं एकदम मतलब उनको पता ही नहीं इस बारे में कि ऐसा भी कुछ चल रहा है। और मतलब बिल्कुल प्रधानमंत्री के लेवल पे जो है ये सब चीज़ें हो रही हैं और हमारे भाई बंधुओं के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो सीए में जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान 3 देशों का ही समावेश किया है जी, जी। तो सारे हिंदू वहाँ से जो विक्टिम्स होकर यहाँ पर आए हैं हाँ, हाँ। नहीं तो जाएंगे कहाँ जी, जी। तो हमने उनको तो सहारा देना ही चाहिए। हमारे देश में लीबिया, सीरिया, जॉर्डन, इन देशों से आते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? तो ये तो सब सारे हिंदू हैं, तो हमने उनको तो जगह देनी चाहिए, हमारे भाई हैं।
तो आज की डेट में क्या हमारे पास मतलब एनफ पॉलिसीज हैं कि हम इनको कैसे यहाँ पे स्थापित करें, कैसे उनको पहचान दिलाएं? हाँ, आज की डेट में क्या ये अभी तक अवेलेबल हो चुकी हैं अभी पॉलिसीज? तो अवेलेबल हो रहा है। जी सबसे पहले जैसे एक बहुत बड़ी बात है, जी पाकिस्तान से 483 डॉक्टर्स आए। जी अब उनकी डिग्री यहाँ पर चलती नहीं है, वहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट है, यहाँ पर भाग कर आना पड़ा। जी और यहाँ तो उनको कुछ उनके डिग्री चलती नहीं, वो यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। जी जी तो सारे डॉक्टर्स, कोई चप्पल की दुकान चलाता है, ओ माय गॉड। कोई किराना दुकान चलाता है, अपने अपने आधार पर ये काम करते थे। अब उनकी एग्ज़ाम लेकर फिर से उनको यहाँ पर, सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करना कि ये हाँ, डॉक्टर्स हैं और ये काम कर रहे बराबर हैं, है। और फिर उनको तो ये जी सारा काम गवर्नमेंट ने किया। ओके तो उनके सारा वेरिफिकेशन करना पड़ा, फिर उनसे एक एग्ज़ाम ली गई, फिर उनको उसमें पास किया गया। आज 483 में से 481 डॉक्टर्स जी। भारत में सेटल हो गए हैं। तो बेसिकली ये कहाँ पर इन लोगों ने शिक्षा ली? दिल्ली एरिया में ली या कहीं नहीं, भारत के अलग अलग, जो आपने कहा कि एग्जाम लिया गया फिर से उनको वापस से जोड़ा गया डिग्री से? ये जो फॉरेन डॉक्टर्स के लिए एग्ज़ाम होती है, हाँ तो वो एग्ज़ाम उन्होंने दी, वो दिल्ली में ही दी। हाँ जी। और ये तो सब जयपुर में, कोई राजस्थान में, कोई मुंबई में, लखनऊ में ऐसे रहते हैं। तो फिर से अभी उनका व्यवसाय, शुरू हुआ। प्रोफेशन अभी शुरू हो गया। अभी वो सारे डॉक्टर्स हैं जी। और भारत माता की सेवा कर रहे हैं, पेशेंट्स की सेवा कर रहे ये हैं। तो बहुत बड़ी बात है और बहुत ही बड़ी बात की है। अनोखी सी पहल है ये। मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल ही नई सी पहल है, किसी नई को पहल इसके है। बारे में जानकारी नहीं है। 3 साल लगे हमको इसके लिए, जी मगर पंतप्रधान मोदी जी के कारण जी ये सब संभव है, तो बिल्कुल सत्य है। जी जी। एक और बहुत बात है जो मुझे बहुत प्रभावित करी आपका, जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया नेट पे, कि आपने जैसे कि मोदी जी ने जो है वो अपंग को जोड़ के उन्होंने उसको जो दिव्यांग जो नाम दिया, ऐसे ही आपने अनाथ लोगों को जो एक नया नाम दिया है वो स्वनाथ नाम दिया है। तो बहुत ही मतलब गर्व से ऐसे मन भर जाता है ये बात सुनकर कि हम अनाथ ना कह के स्वनाथ कहें। तो ये कहाँ से आपके मन में पहल करने के लिए विचार आया? मैं एक बार लंदन में था, जी तो वहाँ के लंदन लाइब्रेरी में जो है, वहाँ पर मैं गया था। उसमें भारत के बारे में किताब थी। तो भारत में एक जो पाश्चर करके रूप में आया था, जॉर्ज बुश, जी। उसकी किताब मैंने वहाँ पर पढ़ी। 1834 में यह जॉर्ज बुश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और भारत में रेलवे तब शुरू हुई थी 1833 में। जी तो रेलवे के इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करके रूप में वो अपॉइंट हुआ। जी उसमें कितना उसमें काम किया पता नहीं। वो यहाँ पर फादर के रूप में मुंबई में आ गया अच्छा। और तब रेलवे शुरू हो गई थी। और रेलवे ये सारे जितने भी ऑर्फन बच्चे होते हैं, वल्नरेबल बच्चे होते हैं, उनके लिए एक अच्छी जगह होती है, क्योंकि वहाँ खाने के लिए मिलता है, रहने के लिए भी मिलता है, सारी एमिनिटीज़ वहाँ पर होती है। इसलिए आपको जिसको एक अभी रेलवे चिल्ड्रन एक टर्म हो गई है, अच्छा। तो वो 1833 से हमारे देश में है। जी तो ऐसे सारे देश के वल्नरेबल बच्चे ये रेलवे स्टेशन पर रहते थे। उसने उनको देखा और फिर उन बच्चों के लिए, ये सारे ऑर्फन बच्चे थे, उनके लिए उसने मुंबई में शिवड़ी में पहला ऑर्फनेज शुरू किया। तो ये जब मैंने पहले देखा तो फिर मेरे मन में आया कि इसने हमारे देश में आकर ऑर्फनेज क्यों शुरू किया। तो कुछ बेसिक प्रश्न मेरे मन में आए। हमारे देश में पहला ऑर्फन कौन? जी हमारे देश में पहला ऑर्फनेज किसने खोला? जी वो क्यों खोला? तो इन प्रश्नों के जवाब में मैं और भी किताबें कुछ ढूंढने लगा। जी मगर ऐसे हमारे यहाँ तो अलग अलग वेद के पूर्व के काल में जी तो ऐसे ऑर्फन्स तो बहुत सारे थे। तो मगर उनको कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया। ये ऑर्फन है ऐसा कभी कहा नहीं गया, अनाथ इसे कहा नहीं गया। कभी भी नहीं कहा गया। जी अनाथ इस शब्द की जो माने, इसके अलग अलग एंगल्स है। इसका रिलीजियस एंगल अलग है, तो इसका आध्यात्मिक एंगल अलग है, तो इसका सोशल एंगल अलग है। तो ये सारे डेफिनेशंस मैंने उससे ढूंढी। तो आपको लगता है कि जैसे अब परिवार अब छोटे हो गए हैं, ये भी एक कारण है कि अब जो है लोग जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जिनके माँ बाप नहीं रहते हैं, उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते अपने साथ में, वो साथ में शामिल नहीं हो पाते, इसलिए उनके लिए एक अलग व्यवस्था करने की ज़रूरत पड़ी?
बेसिकली ये तो बात ठीक है। जी हम यदि देखें तो वैसे देखा जाए तो ये बात ठीक लगती है जी जी। कि भाई परिवार छोटे हो गए, पहले परिवार भी बड़े थे, एक दो बच्चे घर में कोई रहते थे तो फर्क किसको नहीं पता पड़ता नहीं था। चलता था, जी बच्चे रहते थे, ये बात सही है। बात परिवार छोटी है या बड़ी है उसकी नहीं है, जी आपके मन की संवेदना कितनी कम हो गई है और कितनी ज़्यादा है, बिल्कुल। जी जी जिसको सेंसिटिविटी कहते हैं, ये सेंसिटिविटी आपकी कितनी है इस पर ये सारा निर्भर है। परिवार छोटा हो या बड़ा हो, जी संवेदना ही आपकी यदि समाप्त हो गई तो फिर परिवार की बात आ गई। जी तो अनाथ यह संकल्पना, यह सोशल प्रॉब्लम है, यह कल्चरल प्रॉब्लम है, जी यह रिलीजियस प्रॉब्लम है, जी यह ह्यूमैनिटी का प्रॉब्लम है। जी इसके आधार पर सोचना चाहिए। दुर्भाग्य से ये चारों भी पैरामीटर्स पर अनाथ इस विषय को कभी हमारे देश में देखा ही नहीं जाता है। तो बस एक कैसे डेवलप हो गया, अनाथ है तो दया का भाव आ गया, जी कंपैशनेटली उसको देखो और उस पर दया करो, बस मेरी संवेदना वहां तक सीमित है जी और मेरी कोई जिम्मेदारी है, उसके प्रति मैंने कुछ करना चाहिए, मेरा भी कुछ कर्तव्य है, जी ये संवेदनाएं समाप्त हो गई। जी तो मैं सोचता हूँ कि जब भी आपको अनाथ इस विषय में काम करना है तो इस 4 पैरामीटर्स पर देखना चाहिए, जी ये पैरामीटर्स पर उसकी व्याख्या देखनी चाहिए और हमारा कर्तव्य हमने निभाना चाहिए। तो आपने स्वनाथ नाम दिया अनाथ की हाँ। जगह पर, तो इसका भी एक मैं ढूंढ रहा था, अनाथ शब्द अभी थोड़ा सा नेगेटिव लगता है। नेगेटिव, डेरिगेटिव जी इस प्रकार से लगता है, जी जी तो नया शब्द देना चाहिए। और तब मोदी जी ने यही शब्द दिया था, दिव्यांग। तो एकदम परसेप्शंस बदल गए, बिल्कुल। जैसे दिव्यांग कहा जी तो क्या शब्द देना चाहिए। कि आपकी मेमोरी में ऐसे कुछ बच्चे हैं, स्वनाथ बच्चे हैं जिन्होंने काफी सफलताएं हासिल करी हो, कुछ ऐसे नाम गिनाइए। ऐसे तो बहुत है हमारे देश में, जी जो थोड़े से नोन हो, लोग उसको जानते हो और वो स्वनाथ हो। ऐसे कहा जाए तो हम राजेश खन्ना का यदि नाम सुने, अच्छा ये तो बहुत बड़े एक्टर हैं, जी बिल्कुल, इतने 200-300 कोई पिक्चर्स सोच भी नहीं सकता वो स्वनाथ। कोई सोच भी नहीं सकता। जी जी तो वे स्वयं स्वनाथ थे, जी उनके माँ पिता जी तो मर गए थे, उनकी कहानी बड़ी, ऑटोबायोग्राफी उनकी है, अच्छा पढ़ने लायक है, हमने पढ़नी चाहिए। जी जी तो राजेश खन्ना थे, ये है वारसी है, जी क्या नाम, हर्षद वारसी, जी तो ये भी अनाथ था, ये तो जी आज बहुत बड़ा एक्टर है। जी ऐसे कई नाम हम निकाल सकते हैं। जी। एक व्यवस्था है आपके यहाँ, यशोदानंद व्यवस्था, इस व्यवस्था के बारे में बताइए, क्या व्यवस्था है ये? यशोदानंद व्यवस्था माने फॉस्टर केयरिंग अच्छा जिसको कहा जाता है। जी देखिए दुर्भाग्य ऐसा है हमारे देश में कि फॉस्टर केयरिंग ये सरकारी स्कीम है। अच्छा हाँ, जी तो सरकार में जैसे इन बच्चों के लिए अडॉप्शन है, फॉस्टर केयरिंग है, जी मिशन वात्सल्य योजना, 3 योजनाएं इन बच्चों के लिए है। जी एडॉप्शन हमारे देश में सिर्फ 4076 पिछले साल हुआ, 4076, ओके उसमें से 379 बच्चे विदेश में गए। तो हमारे यहाँ पर 3600 इतना ही अडॉप्शन हुआ, जिस देश में 5.5 करोड़ चाइल्डलेस कपल्स है। तो जैसे कि ये एप्लीकेशन कम आती है या फिर अडॉप्शन कम हो पाता है पॉलिसीज की वजह से? पॉलिसीज की वजह से अडॉप्शन कम हो पाता है। हमारे यहाँ अडॉप्शन के कारण, हाँ जैसे मैंने कहा जी कि हमारे जिम्मेदारी का एहसास न होना, ये सबसे बड़ा कारण है। एप्लीकेशन ही कम आती है पहले तो हाँ, मतलब। तो अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस यदि हुआ जी तो आज भी कुछ जिसको कहते हैं मिसबिलीव्स, दूसरे का बच्चा है, जी खून अलग है, हम क्यों ले, हम अपना नाम क्यों लगाए, जी मेरी अपनी जिंदगी चाहिए, मेरा अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड चाहिए, बिल्कुल ये भावनाएं बहुत ज़्यादा है। ओके मैं किसी का जीवन बड़ा कर रहा हूँ, ये नहीं है। जी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पहली बार 1912 में फॉस्टर शब्द आया। जी जी अब ये फॉस्टर नाउन है, ये वर्ब है, ये सब कुछ है, ओके तो ऐसे उसके अलग अलग शब्द आए, फिर सब डिक्शनरी में आए। हमारे यहाँ भी ये फॉस्टर केयर ये शब्द आया। जी अब फॉस्टर, ये विलियम फॉस्टर से पहले तो भगवान कृष्ण हुए थे, जी हाँ उनका जी, भी बिल्कुल। जन्म जेल में हुआ, जी माता पिता उनको परवरिश नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपने दोस्त के यहाँ पर यशोदा और नंद को जी उनके घर में उनको दे दिया। जी यशोदा और नंद ने उनको 18 साल तक, बड़ा होने तक जी
उनकी परवरिश की, जी। बड़ा होने के बाद उनको वसुदेव देवकी को वापस तो आपने फोस्टर केयर के बजाय आपने यशोदानंद जो है ये यशोदानंद आपने नाम कैसे ले होता लिया। है हमारे देश में, जी जन्म देने से भी बचाने वाला बड़ा होता है। जी बिल्कुल। देखिए हमारे देश में जी। वसुदेव देवकी का मंदिर कहीं भी नहीं है, यशोदानंद के मंदिर बहुत मिलेंगे। जी। क्यों? क्योंकि भजन है यशोमती मैया से, बोले नंदलाला। तो नंदलाला की माँ कौन है? जी। यशोमती है, देवकी नहीं बोलते कोई। जी। तो ये यहाँ का संस्कार है, जी जी। ये यहाँ के लोगों ने सीखना चाहिए। इसलिए हमने यशोदानंद और सरकार से भी हम आग्रह करते हैं कि जो हमारी पहचान है उस पहचान को लेकर ही योजनाएं बनानी चाहिए, जी। ना कि विलियम फोस्टर के नाम से बनानी चाहिए। जी जी जी। इसका विरोध करते हैं हम। तो जैसे कि अभी कोविड आके गया या पहले हमारे पास बहुत त्रासदी हुई थी, ऐसी जब कोई त्रासदी होती है, ऐसे में मुझे जो है सबको पता है कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो ऐसी समय पे गवर्नमेंट क्या व्यवस्था करती है और क्या हमारे पास पॉलिसीज हैं ऐसे समय पर जो है वो बच्चों को गोद लेने के लिए? व्यवस्था क्या करती है? जी इमटेरियल है। जी व्यवस्था के पीछे मन कौन सा है, जी। ये महत्व का है। ओके। मैं उदाहरण दूंगा। गुजरात में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, जी तो बहुत सारी बातें हुई वहाँ पर कि अर्थक्वेक में बहुत लोग मर गए, रूमर्स भी बहुत होती है, बहुत सारे बच्चे मर गए, लोग मर गए, अब अनाथ बच्चे बहुत हुए होंगे, जी जी। ऐसे एक रूमर फैल रही थी। ओके। तो बच्चे लोग तो मर गए, तो बच्चे अनाथ भी हुए थे। बिल्कुल। तब मैं नागपुर में काम कर रहा था, जी। तो हमने एक पत्र लिखा राज्यपाल के द्वारा, जी। तब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उनको हमने पत्र लिखा जी। और कहा कि हम वहाँ के बच्चों को, तो मैं विश्व हिंदू परिषद में काम करता था, तो विश्व हिंदू परिषद गुजरात के 3000 बच्चों को गोद लेने के लिए तैयार है। ओके। हम उनकी व्यवस्था करेंगे। और ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत सब जगह पर आ गई, और एक लेटर भी हमने भेज दिया राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को, मैंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा गुजरात मुख्यमंत्री को, तो उनको लेटर भेज दिया। 10 दिन में मोदी जी का पत्र आया। जी। आज भी मेरे पास है। जी। पत्र इतना अच्छा था जी जी। कि उन्होंने लिखा कि आपने बहुत सदहृदयता से जी। आपकी भावना व्यक्त की, सहायता आपने की। ये पैसे की सहायता कोई भी करता है, बच्चे हम गोद लेंगे तो मुझे बड़ा आनंद हुआ, आपका अभिनंदन। जी। मगर हम यहाँ पर जब बैठे हैं, मेरी सरकार यहाँ पर है, तो गुजरात में कोई बच्चा अनाथ कैसे होगा? जी जी। तो कोई बच्चा अनाथ नहीं है, हम सबकी परवरिश करेंगे, हम हैं वहाँ पर। ये उनका पत्र था। जी जी जी। तो इसलिए मैंने कहा व्यवस्था क्या निर्माण की, दैट इज इमटेरियल, जी। उसके पीछे की भावना क्या है, ये महत्व पर का क्या है। आपको परमिशन मिली फिर आप ले पाए गोद उन 3000 नहीं, बच्चों उन्होंने को? सब कहा कि कोई बच्चा नहीं जाएगा बाहर यहाँ से, सब हम ही संभालेंगे। जी जी। और यही हमने देखा कोविड के समय। जी जी। कोविड के समय भी बहुत सारे देश में बच्चे जी। अनाथ हो गए, जी। तो पीएम केयर के नाम से मोदी जी ने सारे बच्चों की व्यवस्था की। अच्छा। इसलिए मैंने कहा व्यवस्था क्या होती है वो महत्व का नहीं, जी। मगर उसके पीछे मन क्या है, हमने उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस प्रकार का मन लोगों का बने। ये यदि मन बनता है तो कोई बच्चा अनाथ नहीं रहेगा। एक बात आप बोलते हैं कि जो अनाथ बच्चा होता है वो 2 बार अनाथ होता है, एक बार जब वो सच में अनाथ होता है और दूसरी बार जब वो 18 साल का होता है। इस बारे में थोड़ा बताइए, और इसके आगे क्या कुछ योजना है ऐसे बच्चों के लिए? देखिए, बच्चा जब अनाथ हो जाता है, स्वनाथ होता है, तो स्वाभाविक रूप से CCI यूनिट, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। अब हमारे यहाँ पर व्यवस्था क्या है कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन 18 साल तक उनके ब्रेड बटर की व्यवस्था कर सकते हैं, निवास की व्यवस्था कर सकते हैं। 18 साल के बाद उसको वह इंस्टीट्यूशन छोड़नी पड़ती है। जी। फिर वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएंगे? अभी थोड़ा सा ये मोदी सरकार ने उसमें रिलैक्सेशन दिया है। लड़कियां 22 साल तक रह सकती है, लड़के 20 साल तक रह सकते हैं, उसको थोड़ा रिलैक्स किया। लेकिन जब तक बच्चा इंडिपेंडेंट ना हो जाए, आप कैसे उसको छोड़ सकते हैं? आपका बच्चा 18 साल का हो गया तो आप बाहर भेजेंगे क्या? नहीं उसको भेज सकते। घर छोड़ देंगे, छोड़ने के लिए कहेंगे? इस बच्चों को कैसे कहेंगे? सरकार ने कानून बना दिया, समाज उनकी तरफ देखने के लिए तो आज तैयार ही नहीं है। बिल्कुल दुर्भाग्य है। तो इसीलिए वो बच्चा कहता है कि मेरे लिए मेरा 18वां जन्मदिन ये दूसरी बार अनाथ होना है। पहली बार अनाथ हुआ
तो कम से कम इंस्टीट्यूशन में आ गया, 18 साल तक ब्रेड बटर शेल्टर सब कुछ मिल गया। जी। अब क्या होगा आगे? 18 साल के बाद ऊपर आकाश है, नीचे जमीन है, बाकी कुछ नहीं है। जी। तो ये सब 18 साल के ऊपर के बच्चे ये महसूस करते हैं। जी। ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या तो है। अब तक ये क्या हो रहा है उन बच्चों के साथ में, कहाँ चले जाते हैं फिर वो 18 साल के बाद? असल में कहे तो इसका कोई सर्वे अभी नहीं है, जो गया सो गया। सरकारें प्रयास करते तो इतना छोटा प्रयास है, जैसे हम एक किसी स्टेट की बात करें, कोई भी स्टेट लिया तो भी, उत्तर प्रदेश ले, उत्तराखंड ले या दिल्ली भी ले, यहाँ पर एक सेंटर है उनके लिए, 50 या 60 बच्चे उसमें रह सकते हैं बस। 18 साल के ऊपर के कितने बच्चे हैं जी। उसका स्टैटिस्टिक्स है किसी के पास? नहीं है। तो सिर्फ ऐसे इंस्टीट्यूशन खोलने से कुछ होगा नहीं जी। तो उनकी पूरी व्यवस्था हमने करनी चाहिए। ये सरकार ने का भी काम है, समाज का भी काम है। जी। दुर्भाग्य से इसमें तो ज़्यादा लड़कियों की परेशानी होती है, लड़के तो ठीक है। मतलब बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये सच में। दुर्भाग्य की बात है। जी जी, इस पे भी काम हमें करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो लड़कियों की बात है। जी जी जी। एक रफ सर्वे है, जी। 40% ये लड़कियां प्रोस्टिट्यूट होती हैं। ऑब्वियसली। कहाँ जाएगी? जी जी। उसको तो रहना है कहीं तो भी, सुबह 12 बज के तो खाना है कुछ तो भी, वहाँ मिलता है, जी, वो खाती है। तो हमारे यहाँ जो गोद लेने की व्यवस्था है, क्या बाहरी देशों में थोड़ी ज़्यादा आसान है, भारत में थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा कुछ है क्या? हमारे देश में इस पर बहुत सारा विचार हुआ नहीं है जी। आज भी चल रहा है विचार। देश में गोद लेने की पहली व्यवस्था बहुत आसान थी, उसको और आसान बनाने का प्रयास, जैसे एक हमारे देश में कानून है हामा, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये कानून है, ये डिफंक्ट हो गया है। वो सिर्फ किसी डाइवोर्स केस के लिए ही इसका उपयोग होता है। इसमें संशोधन करना ये कभी हमारे देश में हुआ नहीं। जो विदेश का है वो अच्छा है, ये जो हमारी साइकी बन गई है, इसलिए हमने वो कारा नाम की एक कानून हमने जे एक्ट के द्वारा यहाँ पर लेकर आए। तो अभी सेंट्रलाइज है, कुछ बातें उसमें अच्छी है, कुछ खराब भी है। तो उससे वेटिंग लिस्ट ज़्यादा होती है, उसकी जानकारी नहीं होती है। सेंट्रलाइज एडॉप्शन सिस्टम हो गई, ये पहले नहीं थी। तो ये नहीं होना चाहिए था, उसमें कुछ सुधार यह लाने की आवश्यकता है। हमने कुछ रिकमेंडेशन सरकार को करते हैं बार बार कि ये आप लाइए, सरकार भी प्रयास कर रही है उसमें लाने का। लेकिन कभी कभी ऐसा भी जो आपने बताया कि जैसे बच्चों को सिर्फ लोग गोद लेने के लिए गोद नहीं लेते, कई बार उनके और भी जो उनकी मंशा है, जो इंटेंशन है, वो गलत हो सकती है, इसीलिए शायद ये कानून थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। लेकिन बच्चा इन एनी केस 18 साल के बाद वो गर्भ में जा ही रहा है, तो पता नहीं मतलब क्या सही है क्या गलत है। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत कठिन है। सरकार के कानून कैसे बनते हैं, क्या नहीं होना चाहिए, ये फोकस्ड कानून होता है। क्या होना चाहिए, वो होने के लिए जिसको कहते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव एटीट्यूड, ये किसी भी कानून में नहीं होती है। तो वो निगेटिव सोचते हैं पहले, ये होगा वो होगा वो होगा, अरे ऐसे कैसे होगा? हमारे घर में बच्चे काम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो दूसरा कोई बच्चा ऐसे है और उसने काम किया तो एकदम गलत हो गया, गैर कानूनन हो गया, ऐसा बोलकर भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात सही है। उसके लिए अवेयरनेस लाना चाहिए, समाज में बदलाव लाने चाहिए, वो भी काम पैरेलली चलना चाहिए। मगर पहले बच्चों को माँ बाप मिलने चाहिए, उनको शेल्टर मिलना चाहिए, उनको घर मिलना चाहिए, ये पहली प्रायोरिटी है, बाकी सब सेकेंडरी है। तो बच्चों के हित किसमें है वो देखना चाहिए। जी, अभी हमने बात करी थी कि 18 वर्ष के बच्चों को अब मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए आपने कुछ पहल करी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये ऐसा है कि मैं जैसे अमेरिका में जाता था, देखता भी था, वहाँ पर कुछ लोगों से मिलता था। अमेरिका में सबसे ज़्यादा ऑर्फन्स होते हैं। अच्छा। यूरोप में सबसे ज़्यादा ऑर्फन्स है। उससे तो हमारे देश में अभी तो बढ़ गए हैं, मगर कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि अमेरिका ने कानून उस प्रकार से बनाया है। अमेरिका में भी कारा है, मगर वहाँ पर एडॉप्शन के कानून अलग है। तो हमारे देश में ना अमेरिकन कानून लाया ना यूरोपियन कानून लाया, बीच में अलग से कुछ बना दिया, जिसको हम कहते हैं कि धोती पहने मगर ऊपर टाई पहन लिया। ऐसे हमारे यहाँ कानून की अवस्था हो गई है। तो अमेरिका में एडॉप्शन फॉस्टर केयरिंग बहुत आसान है, मगर अमेरिका में मैंने पूछा कि कितने
ऑर्फन्स मिलिट्री में है। दो प्रकार के ऑर्फन्स होते हैं मिलिट्री के लिए, जी एक ऑर्फन्स इन मिलिट्री और दूसरा मिलिट्री ऑर्फन्स, ओके ये दो प्रकार होते हैं। जी तो ऑर्फन्स मिलिट्री में कितने हैं, तो वो है अमेरिका का, मैं 7 साल पहले का आपको फिगर बता रहा हूँ, जी ये था 3.5 लाख। अच्छा अमेरिकन आर्मी, मैं सिर्फ आर्मी की बात करूँ, एयरफोर्स बाकी नेवी की बात नहीं कर रहा हूँ। जी तो अमेरिकन आर्मी 14 लाख की है तब थी, तो 14 लाख में 3.5 लाख ऑर्फन्स है। तो उनको जो भी बच्चे हैं ऐसे ऑर्फन, उनको डिग्निटी मिली, जी उनको सेफ्टी मिली और उनको सब उनका कुछ ही जीवन मिला। अच्छा बना, जी, वो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। जी 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 लंदन की आर्मी 9 लाख की है। अच्छा इस 9 लाख के आर्मी में 1,70,80,000 जी इतने ऑर्फन्स हैं। ऐसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, सबका फिर मैंने एक स्टैटिस्टिक एकत्रित किया, वहाँ जाकर मैं पूछता था। जी जी तो ऐसे यहाँ आकर भी पूछा मैंने कि भाई पूरे देश में, विश्व में पूछा मैंने कि आर्मी में, बाकी तो छोड़ दीजिए, आर्मी में कितना है। जी जी तो मैं यहाँ आकर भी जो भी कंसर्निंग है, नाम बताना भी ठीक नहीं इसलिए, जी उनसे पूछा कि हमारे देश में ऑर्फन्स कितने हैं। एक भी नहीं होगा। तो आपको आश्चर्य होगा, जी है हमारे यहाँ पर। जी जी हमारे यहाँ की आर्मी 13 लाख की है। जी उस 13 लाख के आर्मी में 137 ऑर्फन्स है। जी अब इस पर क्या कहे, हंसना चाहिए या रोना चाहिए या अपने आप पर शर्म करनी चाहिए। जी हमारे देश में कहा जाता है 3 करोड़ ऑर्फन्स और वल्नरेबल चाइल्ड है, जी 3 करोड़। 3 करोड़ तो ये सारी मैन पावर यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है, जी उसके लिए हम क्या करें, तो बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे इसके काम लिए किया कौन जाना सोचेगा? चाहिए। जी 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 तो यहाँ सोचने के लिए भी कोई नहीं है और उनके लिए करने के लिए भी कोई नहीं है। जी तो फिर वो जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि ऐसा इसके लिए तो करना चाहिए, हम्म तो यदि आप इसमें सहायता करें तो अच्छा होगा। जी तो बोले हम आपको पैसे देंगे, हमको कोई आवश्यकता नहीं गवर्नमेंट एड की, जी समाज करता है। हम्म तो फिर हमने नागपुर में जी कुछ रिटायर्ड IPS IAS ऑफिसर्स थे, हम्म उनको एक साथ बिठाया और कहा कि आप ये सेवा यदि करें जी रिटायरमेंट के बाद जी तो जी अच्छा होगा। जी भगवान की दया से एक हमारा सेंटर शुरू हो गया ओके और अभी तक 187 स्वनाथ बच्चे मिलिट्री में गए। जी तो ये हमें एक भी बच्चा जाता तो हमें तो बड़ा आनंद था हाँ हाँ कि एक बच्चा क्यों ना हो मिलिट्री में गया। जी अभी मिलिट्री में और बाकी कॉर्पस ट्रेनिंग में इसके हमारे अलावा जैसे 187 हमारे बच्चे जो गए। मिलिट्री के जो हमारे जवान होते हैं और जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी जल्दी रिटायर होते हैं, वो लोग भी इस काम में अपना हाथ बटा सकते वो हैं। भी बटाते हैं, जी ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं जी। और बहुत सारी सहायता करते हैं जी और चल रहा है अच्छी तरह से। जी इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जो इको फ्रेंडली क्रिमिनेशन की लिए जो आपने गाय के गोबर की जो आपने अच्छा। ब्रिक तैयार करी है उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपका पेटेंट भी है आई थिंक, हाँ, तो थोड़ा सा उसके फिर बारे वो में तो भी बताइए। और भी बड़ा विषय है। नहीं, थोड़ा सा छोटे में बताइए, ज्यादा बड़े में नहीं बताइए कि वो क्या प्रोजेक्ट नहीं, है। थोड़ा सा मैं इसमें वो तो बताऊंगा जरूर, जी मगर वो एक अलग चैप्टर है। जी मुझे लगता है कि स्वनाथ के बारे में जी हमारे देश में क्या होना चाहिए, जी इस पर आपके माध्यम से सभी को बताना मैं ज़्यादा अच्छा समझता हूँ जी और सरकार भी इस पर कुछ इसके संज्ञान में ले इन बातों को। जी दुर्भाग्य से हमारे देश में यह मिनिस्ट्री 1962 में पहली बार स्थापित हुई। जी तब तक ये विषय सोशल मिनिस्ट्री में लिया जाता था। जी तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट WCD जी यह डिपार्टमेंट 1962 में आया। तो तब से लेकर अभी 2026 में हम है, कोई सर्वे हमारे देश में नहीं हुआ। दुर्भाग्य है। जी आप यदि पूछे आज किसी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, कहीं भी कि आपके यहाँ पर ऑर्फन बच्चे कितने हैं, अभी ऑर्फन की डेफिनेशन भी बदल गई है। अच्छा पहले जिसको माँ बाप नहीं वो ऑर्फन माना जाता था। अभी जो डेस्टिट्यूट 1 पेरेंट चाइल्ड है वो मैटरनल ऑर्फन होगा या पैटर्नल, उन्हें माँ नहीं या पिताजी नहीं है, जी मगर 1 पेरेंट चाइल्ड है और उनको परवरिश वो नहीं कर पाते, वो भी ऑर्फन है। जी तो एक कहते हैं नेकेड ऑर्फन है, दूसरे यह 1 पेरेंट चाइल्ड ऑर्फन होते हैं ओके और तीसरे होते हैं अबेंडेंड, माने माँ भी है पिताजी भी है लेकिन उन्होंने छोड़ दिया मगर उसको। उनको छोड़ दिया है बच्चों को। जी जी ये भी संख्या हमारे देश में, बाकी तो जिजैक में 12 और भी है, मैं 12 पर नहीं जाता हूँ। तो ये 4 ही हमारे यहाँ पर क्लॉज में जी। कितने बच्चे आते हैं इसका कोई स्टैटिस्टिक्स हमारे यहाँ पर नहीं है। ओके
इन बच्चों के लिए हमारे जो बजट होता है उसमें कितना प्रोविजन होता है कोई डिस्क्राइब नहीं है। 2014 में 5.6 ऑफ द टोटल बजट जी ये इन बच्चों के लिए था, वो अभी 2.36% हो गया। जी ये क्यों कम हुआ कोई बता नहीं सकता। जी ठीक है, 2.36 से इसका डिसबर्समेंट कैसे होता है कोई बता नहीं सकता। ओके तो सरकार का इतना ध्यान इनके तरफ नहीं है। ओके क्यों नहीं है पता नहीं, ये तो देश का भविष्य है, जी जी तो सरकार का ध्यान चाहिए, मगर वो दुर्भाग्य से नहीं है। जी शायद ऐसा होगा वो वोटर्स नहीं है, जब वोटर बनेंगे तब सरकार ध्यान देगी। ये तो ऐसा होगा तो और नहीं, फिर तो 18 साल जब वो पूरा करते हैं तो फिर उन पर ज़्यादा हाँ, ध्यान दिया जाना तो चाहिए। शायद पता नहीं। तो इस प्रकार से इन बच्चों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जी हमारा पहला प्रयास है जो हम विश्व मांगल्य स्वनाथ परिषद इस नाम से काम करते हैं। तो इस स्वनाथ परिषद में पहला हम सर्वे के लिए सरकार को भी बहुत आग्रह कर रहे हैं। जी सरकार ने अभी स्वीकार किया है, जी तो केंद्र सरकार के द्वारा 5 जिलों में अभी सर्वे हमारा होगा। जी ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हर स्टेट को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं जी कि आप भी सर्वे करें। अभी दिल्ली में एक सर्वे 30 तारीख के बाद यहाँ पर भी होगा। जी तो एक बच्चों का मैपिंग इसमें हो जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट का सर्वे किया, एक डिस्ट्रिक्ट में 13,768 बच्चे मिले। अच्छा ये बहुत बड़ा फिगर है। यही हम कैलकुलेट करें कि 600 कुछ 32 जिले हैं इंटू 13,768, जी इतने यदि बच्चे होंगे तो इसके लिए तो सभी लोगों ने बहुत चिंतित होना चाहिए और वार फुटिंग पर इस पर काम करना चाहिए। जी तो उस जिले में इतने हमको मिले, हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। ये माताओं को हमने एकत्रित किया, ओके उनका काउंसलिंग किया, उनका ओरिएंटेशन किया और एक माँ को एक बच्चे को जोड़ दिया। जी वो बच्चा उस माँ के 25-30 किलोमीटर की विसिनिटी में रहता है। ओके वो किसी दादा के पास, नानी के पास, दादी के पास रहता है। वो किसी सीसीआई यूनिट में नहीं है, अच्छा गवर्नमेंट के पास नहीं है। अच्छा वो ऐसे रहता है जिसको कहते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चाइल्ड, ओके संस्था के बाह्य बच्चे। आज संस्था में 4 लाख बच्चे हैं पूरे देश भर में, जी बच्चे तो 3 करोड़ है। तो इन सारे जो संस्था में नहीं है उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। जी जी ये हमने फोकस किया, टारगेट किया है। जी जी और ये माँ डिस्टेंट पेरेंटिंग के आधार पर, अच्छा डिस्टेंट पेरेंटिंग माने आपका बच्चा यदि अमेरिका में पढ़ रहा है तो आप यहाँ से उसको कंट्रोल करती है, कितने बजे उठा, कितने बजे ब्रेकफास्ट किया, कॉलेज में कैसा गया, कॉलेज में फ्रेंड्स कौन है वगैरह सारी बातें आप करते हो। जी दिस इज डिस्टेंट पेरेंटिंग। तो ये माँ 25-30 किलोमीटर की विसिनिटी में बच्चों का डिस्टेंट पेरेंटिंग करती है। हम इसके 5 वर्टिकल्स बनाए कि क्या देखेगी वो माँ। कभी 2 महीने में एक बार जाएगी, 1 महीने में एक बार जाएगी, फोन पर बात करेगी, तो उससे 5 बातें करना अपेक्षित है। जी एक पहला उसके एजुकेशन, तो एजुकेशन में 5 बातें उसने करनी है। उसकी पढ़ाई कैसी है, टीचर से जाकर मिलना है, पेरेंट्स मीटिंग में उसने स्वयं माँ के रूप में जाना है, उसको जो भी स्कूल एड्स चाहिए जी वो उसकी पूरी करनी है, ट्यूशन लगानी है तो वो उसको देना है। ऐसी बातें उसमें कि वो एजुकेशनली अच्छा बने, यह प्रयास करे। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आप जो आपने पायलट प्रोजेक्ट चलाया है ये कौन से स्टेट में है ये महाराष्ट्र में अकोला जिले में है। और किस तरह की जो मदर्स हैं वो आगे आई जिन्होंने ऐसे बच्चों को जो है वो विश्व चुना? मांगल्य सभा की कार्यकर्ता है। ओह अच्छा तो हमारे पास, इसलिए मैंने कहा कि हमारे पास माँ है, हमारे पास बच्चे भी है, जी हमने उनको जोड़ने का काम सिर्फ किया है। जी अभी ये दूसरा साल है, अभी हमने पहले 100 बच्चों से शुरू किया, आज हमारे पास में 500 माताएं तैयार है जी कि हम उन बच्चों को करेंगे। इसमें कोई गवर्नमेंट के हमें ग्रांट्स की आवश्यकता नहीं है, जी कोई किसी के डोनेशन की आवश्यकता नहीं है, माताएं स्वयं करती है। जी एक बच्चे का जैसे करती है वैसे वो भी करती है। जी और ये बच्चा रहता कहाँ है जिससे वो माँ अपने कनेक्टेड है? दादा दादी के पास रहता है, नानी के पास, कहीं किसी के पास अच्छा ये रहता वो है। बच्चे हैं जो जिनके परिवार है लेकिन मदर नहीं हाँ। है। जी जिनको माँ बाप नहीं है अच्छा। मगर परिवार वाले लोग परिवार हैं। है तो परिवार वाले भी कोई ध्यान नहीं दे सकते, जी गरीब भी होते हैं, देहातों में भी रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो बच्चे भी कहीं घूमते हैं। जी जी तो उनको एक माँ का आशीर्वाद मिलना, जी ये हमने प्रारंभ किया है। अभी हम पूरे देश भर में ये योजना करने वाले हैं। जी जी ये बहुत ही अनोखी पहल है अनोखी योजना है। क्योंकि जो आपने डेटा बताया ये डेटा तो हम अपने बच्चों का भी नहीं रख पाते हैं कि BMI कितना है हाँ। और EQ कितना है, IQ कितना है ये और बात आप सही है। जी
जी बहुत माने एक बात बिल्कुल सही है, हम संस्कार की बात करें जी तो मैं आपको आपके सामने 200 बच्चों को खड़ा कर सकता हूँ जो भगवत गीता के 5 श्लोक करके बताते हैं। छठवां नहीं आएगा, जी मगर भगवत गीता के 5 श्लोक उनको आते हैं। जी जी ये संस्कार की बात, उसके भी हमने तय कर लिया है कितना आना चाहिए, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना। एकदम से तो बदलने वाला नहीं है, जी मगर वो बच्चा टेंडिंग टुवर्ड्स संस्कार हो, जी अच्छा बुरा उसके मन में आए, ऐसी कुछ बातें हमने पैरामीटर्स तय किए हैं। जी तो बहुत अच्छा अनुभव, जी बहुत प्रेरणादायी अनुभव हमारा है। जी तो मैं आशा करती हूँ कि ऐसे आपके जो प्रोजेक्ट्स है वो और भी जिलों में चले हाँ, और अभी तो बहुत चले। सारे बच्चे जो है लाभान्वित। अच्छा लगेगा, जी हम भी यही चाहते हैं। जी जी अब आप हमें अपने हाँ। उसके बारे में बताइए। देखिए, हमारे देश में शबदाह करना ये सिर्फ भारत की पद्धति अभी तक रही है, जी और बाकी सब पूरे देश भर में शबदाह तो रिलीजियसली जोड़ा जाता है, तो मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, बाकी सब लोगों से जोड़ा जाता है। जी तो पूरे विश्व में सिर्फ भारत के लोग हैं जो शबदाह करते हैं, जी बाकी सब लोग बरिंग करते हैं। इवन जो गाड़ते हिंदू हैं। बाहर हैं वो लोग भी शबदाह बरहमी करते हैं। शब्दा करते हैं, जो करते बाहर हैं हैं। वो शब्दा करते हाँ, हैं। सिर्फ पाकिस्तान में मुश्किल थी है। अच्छा तो पाकिस्तान के मैं तो क्रेमेटोरियम गया हूँ, जी और वहाँ पर भी मैंने देखा है कितनी मुश्किल होती थी। तो बाकी सब जगह पर तो बरिंग करते हैं। जी तो फिर पहला मुद्दा आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बरिंग एंड क्रेमेशन। जी बिल्कुल शवदाह करना और गाड़ना, इसमें बेसिक अंतर क्या है और कौन सा बेनिफिशियल है। जी और फिर हमारे देश में शवदाह की पद्धति क्यों स्वीकार की, ये कब से की। शवदाह की पद्धति का पहला उल्लेख तो ऋग्वेद में है, जी फिर मार्कंडेय पुराण में है, फिर गरुड़ पुराण में, ऐसे बहुत सारे इसमें आया है। तो इतने सालों से शवदाह चल रहा है, तो ये भी थोड़ा ढूंढना चाहिए। तो फिर ध्यान में आती है तो साइंटिफिक है बहुत। जी तो इस विचार पर मैंने काम करना शुरू किया। तो आपके हिसाब से क्या अंतर है शबदाह करने में या फिर बरी करने में, दोनों में क्या अंतर है और क्या बेनिफिशियल है? जैसे है शवदाह करने से तो हम कहते हैं वासांसी जरणानी यथा विहाय नवानी गुरनादि नरोपराणी, ये वस्त्र के समान है। शरीर वस्त्र बदलता है, वैसे आत्मा भी शरीर बदलता है। जी। इतना आसानी से हमारे यहाँ पर देखा गया है। मैंने पूरे देश भर का सर्वे किया है IIT से मिलकर। जी तो देश भर के 633 जिलों का सर्वे किया कि कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो मेजरली अभी इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है। गैसीफायर आ रहा है, लकड़ी पर तो चलाना बहुत कॉमन है। हमारे देश में एक जैसे टर्म है जिसको कहते हैं अस्थि विसर्जन। अस्थि विसर्जन करते हैं, अब इसको चेंज कैसा आ गया, लोग उसको कहते हैं रक्षा विसर्जन। तो जितनी भी राख मिल रहती है डेड बॉडी की, वो जाकर पानी में डाल देते हैं, गंगा जी में डाल देंगे या नदी में डाल देंगे। अब पहले के समान नदियाँ तो बहती नहीं है, तो ये सारा पानी का कंटामिनेशन हो रहा है। अब ये पानी के राख में क्या क्या है, ऐश में क्या क्या है, उसमें पोटेशियम है, नाइट्रेट है, फास्फोरस है, सब कुछ है। 42 प्रकार के मिनरल्स और कंपोनेंट्स है। तो उसमें से तो पानी खराब हो जाएगा। पहले कहीं ना कहीं ये वाटर इकोसिस्टम का पार्ट बन जाते होंगे, क्योंकि संख्या कम थी, मात्रा कम थी, तो जल जीवों के लिए शायद जरूरी होगा। नहीं, पर आज की डेट में जो है जल जीवों के लिए भी बराबर नहीं है जी। अस्थि विसर्जन जल जीवों के लिए है, क्योंकि वो फास्फोरस है। हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो फास्फोरस है जी। मगर हमारे यहाँ पर अस्थि विसर्जन चेंजेस टू रक्षा विसर्जन। ओके। तो उसके कारण हम पानी का कंटामिनेशन कर रहे हैं, पानी खराब कर रहे हैं। जी। ये लोगों को समझना चाहिए। अस्थियां 5 से 7 ग्राम होती है, वो आप डालिए पानी में, तो वो जो जलचर है उनके लिए भी अच्छा है। और फास्फोरस पानी में डालने से पानी शुद्ध ही होता है। जी। ये हमारे की साइंटिफिक प्रोसेस है, ये समझना चाहिए। बस मेरे पिताजी करते थे, उनके पिताजी करते थे, उनके पिताजी करते थे, ऐसा कहने से होगा नहीं। ये हम लोगों को समझाते भी है और लोग समझते हैं। फिर ये ऐश का क्या करें। हमारे ध्यान में आया कि इस ऐश में 42% कैल्शियम है। जी। तो हमने ये कैल्शियम अलग करने की एक मशीन बनाई। बाकी मिनरल्स है, मगर ये 42% कैल्शियम अलग कर दिया तो बची हुई राख ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। बिल्कुल। तो हमने उसको थोड़ा सा ग्रैन्यूल्स बनाए और प्रोटीन्स, अमीनो एसिड उसमें हमने डालना शुरू किया। जी। उसके ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, वो सबसे अच्छा फर्टिलाइजर है।
बिल्कुल। अभी हम अफ्रीका में हम्म। बहुत अच्छे तरह से बेचते हैं। अच्छा, इंडिया में अफ्रीका, थोड़ा मिलना मुश्किल है, थोड़ा बेचना शायद हाँ मेरे लिए। इंडिया में थोड़ा, अरे ये तो भावना होती है ना, जी। मगर हम अफ्रीका में हमारे जो फर्टिलाइजर से बहुत अच्छी तरह से बेचे जाते हैं, बहुत डिमांड है, ओके। तो हम सारा वहाँ पर बेचते हैं। ओके। युवकों को रोजगार मिल गया। जी जी आज मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं, 6,000 रुपया किलो बेचते हैं। जी। एक बॉडी की आश आती है माने 10,000, जी तो डेड बॉडी की आश होती है 60,000। जी 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 इसमें कोई जीएसटी नहीं है, कोई इनकम टैक्स नहीं जी है, जी जी कुछ भी नहीं है। जी जी, ये भी बहुत ही एक अनूठी पहल है। हाँ। बस थोड़ा सा हम लोगों को अपने विचारों को, संस्कारों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और संस्कार वही है, जी मगर उसको कंटेम्पररी बनाना। जी। ऐसे 12 उद्योग है, हम एक स्मशान से जी। 700 से 800 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ओह जी 700 से 800 जी जी जी। इतना रोजगार लोगों को मिल रहा है। तो एक स्मशान इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये कहने के लिए मुझे भी बुरा लगता है हाँ थोड़ा सा ठीक नहीं है, जी मगर हमको ये सोचना पड़ेगा जी 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 कि हमारे यहाँ पर वहाँ लक्ष्मी वास करती है, जी उसका उपयोग हमने करने में कोई अलग बात नहीं है। जी जी दुख है, जी। इसलिए हमारे यहाँ पर पर ये ऐसा हो गया कि हमारे जाते जाते भी हमारी जो बॉडी है वो किसी के काम आ गई और प्रकृति के काम आ गई। इससे बड़ा और अच्छा पुण्य क्या हो सकता है? जी आप जिंदा है तब तक आप देहदान करो, अवयव दान करो, जी नहीं किया तो बाद में ये तो करो, हम्म। तो उसका भी पैसा मिलेगा। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि हम लोग आजकल अंगदान का, जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं अपना कि हम अंगदान करना चाहते हैं, उसी तरीके से कहीं ना कहीं ये अगर परिवार वाले इसमें थोड़ा सा अपना ध्यान दें तो शायद प्रकृति का इससे काफी फायदा होगा, फायदा हो सकता और है। कंटामिनेशन नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा। तो और आपने कहा कि रोजगार भी जो है वो युवकों को मिल रहा है, इससे रोजगार मिलता है, 700 से 800 रोजगार मिलता है। माने हमारा स्मशान शवदा ऐसा नहीं है निगलेक्टेड है, वहाँ पर बस ऐसे ही वल्गर लोग जाकर बैठेंगे, जी कोई दारू पीने वाला ही बैठेगा, जी ऐसा नहीं रहेगा। जी तो हमारा स्मशान भी अच्छा स्मशान रहेगा। जी जैसे हमारे देश में जी गुजरात टूरिज्म में जामनगर का स्मशान एक दिन पहले था जी जो टूरिस्ट स्पॉट था, जी तो वैसे हमारा स्मशान भी ऐसे बनना चाहिए कि लोग देखने के लिए जाए। जी। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रहे हैं, और जो इंजीनियरिंग आपका जो आपका दिमाग है, जो ब्रेन है, वो कहीं ना कहीं, मैं कहूँगी कहीं ना कहीं, बल्कि मैं कहूँगी पूरी तरीके से आपने समाज सुधार में लगा दिया है। ये सोशल इंजीनियरिंग है। जी। आई एम नॉट अ इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर, आई एम अ सोशल इंजीनियर। जी, लेकिन आपका वो पढ़ाई का जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं आपको हर जगह एनालिसिस में काम आ रहा है, हर जगह आप लॉजिकली आप उसको बातों को लगा पा रहे हैं, और आपका जो फॉरवर्ड माइंड है वो भी जो है नई विचारधारा को देश में, समाज में लाने के लिए काम कर पा रहा है। तो अभी हम फिर इस प्रोग्राम को अब समाप्त करेंगे, हम लोग काफ़ी देर तक बात कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि ये मेरा ऐसा पहला एपिसोड होगा जहां हमने इतने नए नए विषयों पे बात करी। विषय नए नए, मैं कहूँगी कि अवेयरनेस नहीं है समाज में इनके लिए, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील आज के टॉपिक है जो हमने टच करे, चाहे वो स्वनाथ होना हो। 5 मिनट में और भी आपको नया बता देता हूँ। जी बताइए। हमारे देश में हर व्यक्ति को प्रोटीन लगता है खाने के लिए। जी जी जी। जो बच्चे जिम में जाते हैं वो तो अलग से प्रोटीन के कैप्सूल्स लेते हैं या प्रोटीन लिक्विड होते हैं, प्रोटीन पाउडर होती है। ये प्रोटीन क्या है, ये कहाँ से आता है? हमारे देश में 50,000 करोड़ रुपए का प्रोटीन फिलीपींस और ब्राजील से आता है। अच्छा। जिनका पॉपुलेशन भी हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर भी नहीं है। तो ये लोग हमारे देश को 50,000 करोड़ का दे रहे हैं। जी जी। तो मैं फिलीपींस ब्राजील में भी जाता था, तो मैं मणिकर्णिका घाट वाराणसी में, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्मशान है जी। इतना बड़ा तो और कहीं भी नहीं है। तो वहाँ पर मैं स्टडी करने के लिए 1 महीना था, इसका पूरा मैंने स्टडी किया। फिर मैं ये भी देखता था कि 50,000 करोड़ का प्रोटीन देश में आता है, माने मेरे जेब के 50,000 करोड़ रुपए दूसरे देश में जा रहे हैं। तो ये प्रोटीन बनता कैसे है? ये फिलीपींस वाले बना सकते तो मेरा देश क्यों नहीं बना सकता? प्रोटीन सबसे ज्यादा बाल में होते हैं। अच्छा। तो ये भी स्ट्राइक कैसे हुआ? मैं जब मणिकर्णिका घाट पर दिन रात 24 घंटे बैठता था, वहां तो हर 1 मिनट में बॉडी आती है जी। रोज 300-400 बॉडी जाती थी तब मैं देखता था कि वहां पर 2 से 3 हजार लोगों को बाल उतारे जाते थे जी, मुंडन किया जाता था जी। तो मैं देखता था कि और वो सारे बाल गंगा जी में डाल देते थे। कितने बाल गंगा जी में डालते हैं?
तो फिर मैंने एक बार तो ऐसे जैसे बाल निकाले तो मैं एक वो वेइंग मशीन लेकर तोलता था जी कि इस व्यक्ति के बाल कितने, मेरे बाल अलग कम निकलेंगे नहीं। तो ऐसे कुछ बाल में निकलता था, तो लगभग 3 ग्राम से 5 ग्राम बाल निकलते हैं एक व्यक्ति के, जिसके बाल है वगैरह ऐसे। कभी कभी 7 ग्राम निकल जाते हैं। तो ऐसे यदि हम एवरेज 5 ग्राम समझे तो 2000 लोगों के जी बाल हो गए लगभग 1 किलो 400 ग्राम, 1.5 किलो समझो, इतने ग्राम। माने गंगा जी में रोज 1.5 किलो बाल एक जगह से जा रहे हैं। और बाल डिकम्पोज होते नहीं है, बाल जस्ट लाइक अ प्लास्टिक, वो तो डिकम्पोज होते नहीं है। और ऐसे गंगा जी पर कुछ तो भी 800 या 1000 क्रेमेटोरियम्स है। तो कितने बाल गंगा जी में रोज जाते होंगे जी तो ये मैंने थोड़ा हाइपोथेटिकल था मगर मन में मेरे आया, तो इसका क्या करें। तो मैं ये बाल एकत्रित करते लगा। तो क्या करें, उसका तो कोई मेरे पास सॉल्यूशन नहीं था। तो हॉल भरते गए, मैं रेंट पर लेता था और बड़े बड़े हॉल, 3 हॉल भर गए बालों से ही। जी अब यह करे क्या। मैं सर्फिंग करता था, सर्च करता था। फिर मुझे मिल गया कि बालों में अमीनो एसिड होता है, इससे अमीनो एसिड निकलता है। अमीनो एसिड माने प्रोटीन है। जी तो ये सारे 3 हॉल भरे हुए बाल है, इसका मैं अमीनो एसिड करे तो उसकी कीमत क्या होगी। ऐसे मैंने उसका कैलकुलेशन शुरू डिकम्पोज किया। करके तो उसके लिए फिर मैं फिलीपींस फिर से गया। जी। फिर वहाँ जाकर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस मैंने पूरी स्टडी की तो वहाँ आपका पर। कहने का मतलब ये है कि जो हमें प्रोटीन यहाँ बच्चे खाते हैं वो बालों से भी बनाई और क्या, जाती तो है, बालों से भी नहीं, बालों से ही ही। बनाई जाती है। ओ माय गॉड। और हमारे देश में तो मैं मनुष्य के बालों की चर्चा कर रहा हूँ, जी वो तो प्राणियों के बाल का भी उपयोग करते हैं, वही खाते हैं हमारे यहाँ। काफी भयावह सत्य है ये जो आप सामने ला रहे हैं जनता के। तो जी मैंने ये सारा देखा, तो फिर मैंने वो प्रोसेस सीख कर आया, जी उसका छोटा यूनिट बनाया, बहुत छोटा, कि कोई भी हमारे यहाँ का युवक उसको लगे कि मुझे काम करना है, पैसे कमाना है, तो वो कर सके। जी यहाँ पर रोज 1.5 किलो बाल यदि निकलते हैं तो उसमें से तो वो आराम से लगभग एक 700-800 ml इतना अमीनो एसिड बना सकता है जी बालों में से। जी तो वो यदि करे तो मैंने एक छोटा यूनिट बनाया और वहाँ शुरू किया जी वो यूनिट। अच्छा चलने लगा। जी तब मेरे कोई मुझे जो एक्सट्रैक्शन की जो पूरा खर्चा था मेरा, जी जी तो मुझे 5 लाख रुपए खर्चा आया। और रोज मैं 1.5 किलो 2 लीटर अमीनो एसिड निकालता था। उसका रेट तब 178 रुपये पर लीटर था जी भारत में। तो मुझे आराम से 350-400 रुपये मिलते थे विदाउट डूइंग नथिंग। मुझे सिर्फ वो बाल निकालो, उसकी एक प्रोसेस, छोटी सी प्रोसेस थी। एक लड़का करता था ये सारा काम, जी और वो पैसे वही रखता था कि तेरे पैसे हो गए तेरे लिए। तो ये एक हमारा अच्छा यूनिट जी चलने लगा। जी 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 फिर धीरे धीरे इसको हमने बढ़ाया, और बढ़ाकर आज यदि करें तो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, वो बालों का एक्सट्रैक्शन करते हैं, जी तो उनका बहुत बड़ा काम है। अच्छा हाँ, जी आज देश भर में लगभग 14 युवा है इंजीनियर्स जो हर साल 15 करोड़ 20 करोड़ का बिजनेस करते हैं बालों का। तो ये तो हम लोग पार्लर से भी उठा सकते हैं बालों को, तो हम लोग। हाँ, ये जो पार्लर है, हेयर कटिंग सैलून है, जी ये तो फिर फेंक देते हैं। जी जी तो इसको पहले सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नितिन जी ने बनाया। जी जी उन्होंने सारे युवकों को काम दे दिया कि आप बाल लेकर आओ, 10 रुपये किलो मेरे से ले जाओ। जी जी वो तो तिरुपति से लाते हैं 3 ट्रक 4 ट्रक बाल, जी तो वहाँ से तो उनको बाल मिलते हैं, उससे वो अमीनो एसिड बनाते हैं। जी अभी ऐसे 12-13 स्थानों पर हम बनाते हैं। ओके तो उसमें से एक सेंटर पर 50 से 60 युवा यह काम करते हैं। जी जी तो अमीनो एसिड हमारे देश का मिल गया हमको, बहुत प्योर अमीनो एसिड मिलता है, जी हम उसको बेच सकते हैं। जी इसका उपयोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, इसका उपयोग फूड इंडस्ट्री में है, मेडिकल साइंस इसका उपयोग मेडिकल में है, बहुत बिजनेस है इसका। जी तो हमारे देश का पैसा हमारे ही देश में रहे। जी जी ये सारा क्रेमेटोरियम से शुरुआत हुआ है। जी जी इसलिए मैंने कहा था ऐड कर दो थोड़ा सा। जी बिल्कुल। ऐसे तो हम बहुत सारी बातें हैं। जी 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 तो हमने देखा कि कैसे हम जो है जो वेस्ट समझने वाली जो चीज़ें हैं उनसे भी हम जो है वो गोल्ड बना सकते हैं, डायमंड बना सकते हैं। और हमने आज बहुत से विशेष जो है वो विषयों पे हमने जो चर्चा करी, चाहे वो स्वनाथ का चर्चा हो, चाहे वो यशोदानंद का के बारे में चर्चा हो,
चाहे हमारे वो जो अनाथ बच्चे हैं उनकी वापस से रोजगार में शामिल होने का चर्चा हो, या फिर जो हमारे पाकिस्तान के हिंदू विस्थापित लोग हैं उनको स्थापित करने वाली चर्चा हो। तो बहुत सारे हमने आज संवेदनशील विषयों पर चर्चा करी, और मुझे विश्वास है कि दर्शकों आपको भी बहुत आनंद आया होगा और आपको काफ़ी गर्व का महसूस हुआ होगा कि हाँ, हम मतलब कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है और समाज का सुधार हम कहीं से भी शुरुआत करके कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे समाप्त करूँगी, और मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों से नए हफ्ते एक नए आगंतुक के साथ में। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार।